क्या फीफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए किसी देश का बड़ा होना जरूरी है? अगर ऐसा है तो लगभग 150 करोड़ की आबादी वाला भारत और चीन आज भी वर्ल्ड कप से बाहर क्यों है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत के कई जिलों से भी कम आबादी वाले दो देश दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट में पहुंच गए? क्या इसके पीछे कोई ऐसी प्लानिंग है जिसे भारत अभी तक नहीं समझ पाया है? और क्या क्यूरासाओ और केप वर्द जैसे देशों की कहानी भारतीय फुटबॉल को आईना दिखाती है? इन सभी सवालों का जवाब बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ दो छोटे देशों की कहानी नहीं है। ये उस सोच की कहानी है जिसने कुछ लाख लोगों वाले देशों को वर्ल्ड कप तक पहुंचा दिया, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में से एक भारत अब भी इंतजार कर रहा है। इसलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा कि कैसे दो छोटे से देशों ने फुटबॉल की दुनिया में वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी मुश्किल लगती है। सबसे पहले बात क्यूरासाओ की। कैरिबियन सागर में वेनेजुएला के तट के पास बसा एक छोटा सा देश दुनिया के कई शहरों से भी छोटा है। इसकी आबादी करीब 1,56,000 है, यानी भारत के कई जिलों और बड़े शहरों में से एक छोटे से हिस्से जितनी। रंग बिरंगी डच इमारतों, समुद्री तटों और पर्यटन के लिए मशहूर इस जगह का नाम कभी फुटबॉल को लेकर ज्यादा चर्चा में नहीं रहा। लेकिन 2026 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करते ही सब कुछ बदल गया। ये आबादी के हिसाब से फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाला सबसे छोटा देश बन गया। ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि कुछ दशक पहले तक वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफिकेशन उनके लिए एक दूर का सपना था। सीमित संसाधन, छोटी आबादी और कमजोर फुटबॉल स्ट्रक्चर देखकर शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन ये देश जर्मनी, अर्जेंटीना और फ्रांस जैसे देशों के साथ वर्ल्ड कप में दिखाई देगा। लेकिन फुटबॉल सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, और क्यूरासाओ ने यही साबित किया है। क्यूरासाओ की कहानी को समझने के लिए उसके इतिहास को समझना जरूरी है। 2010 में नेदरलैंड्स एंटीलीज के खत्म होने के बाद क्यूरासाओ को अपनी अलग पहचान मिली। इसके लिए देश ने अपने फुटबॉल टीम को नए सिरे से तैयार करना शुरू किया। चुनौती बड़ी थी, आबादी काफ़ी छोटी थी और लोकल टैलेंट्स का दायरा काफ़ी सीमित था। लेकिन उसके पास एक ऐसी ताकत थी जो कई बड़े देशों के पास भी नहीं होती है। वो थी नेदरलैंड्स के साथ उनका बेहतरीन रिश्ता। क्यूरासाओ आज भी नेदरलैंड्स के साम्राज्य का हिस्सा है। वर्षों पहले हजारों लोग क्यूरासाओ से नेदरलैंड्स जाकर बसे। वहीं उनके बच्चे और पोते पोतियां यूरोप के शानदार फुटबॉल ढांचे में विकसित हुए। यहीं से क्यूरासाओ की सबसे बड़ी प्लानिंग शुरू हुई। उन्होंने सिर्फ अपने द्वीप की आबादी पर निर्भर रहने के बजाय उन प्लेयर्स को शामिल करना शुरू किया जिनकी रूट्स जो हैं वो क्यूरासाओ से थी, लेकिन वो ट्रेनिंग जो है यूरोप के बड़े देशों में करते थे। ये फैसला गेम चेंजर साबित हुआ। डच एकेडमीज में तैयार हुए प्लेयर्स ने टीम में टेक्निक, फिटनेस, रणनीतिक समझ और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को जोड़ दिया। अचानक क्यूरासाओ की टीम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत दिखने लगी। लेकिन सिर्फ अच्छे प्लेयर्स के होने से वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिलती। इसके लिए आपको एक कल्चर चाहिए होती है, एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि हम भी ये काम कर सकते हैं। क्यूरासाओ फुटबॉल महासंघ ने इसी दिशा में काम किया। टीम के आसपास प्रोफेशनल माहौल बनाया गया। प्लेयर्स और मैनेजमेंट के बीच बेहतर तालमेल हुआ। धीरे धीरे टीम सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए मैदान में उतरने लगी। यही वो बदलाव था जिसने उन्हें बाकी छोटी टीम से अलग कर दिया। अब सपना सिर्फ सपना नहीं रह गया था, वो एक टारगेट बन चुका था। इस कहानी में एक और बड़े किरदार हैं, कोच डी एडवोकेट। दुनिया के सबसे अनुभवी कोचों में गिने जाने वाले एडवोकेट ने कई बड़े देशों और क्लबों को कोचिंग दी है। जब वो क्यूरासाओ से जुड़े तो सिर्फ एक प्लानिंग नहीं थी, बल्कि उन्होंने टीम की मेंटालिटी को चेंज कर दिया। प्लेयर्स ने कई इंटरव्यूज में कहा कि एडवोकेट ने टीम को डिसिप्लिन, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दिया। उनकी टीम अब मैच में सिर्फ बचने के लिए नहीं उतरती थी, वो मुकाबला करने के लिए उतरती थी। और यही बदलाव क्वालिफिकेशन कैंपेन में भी दिखाई दिया। क्यूरासाओ ने हैती, सेंट लूसिया, अरूबा और बारबाडोस के खिलाफ शुरुआती राउंड में चारों मैचेज जीत लिए। इसके बाद जमैका, बरमूडा और त्रिनिदाद एंड टोबैगो जैसे विरोधियों के खिलाफ भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने सिर्फ एक बड़ी जीत के भरोसे क्वालिफाई नहीं किया, उन्होंने लगातार अच्छा खेल दिखाकर ये जगह हासिल की। यही कारण है कि उनकी कहानी किसी चमत्कार से ज़्यादा एक बेहतरीन प्लानिंग की तरह लगती है।
जब क्वालिफिकेशन पक्का हुआ तो पूरा देश जश्न में डूब गया। 1,56,000 लोगों के देश में प्लेयर्स सिर्फ प्लेयर्स नहीं होते, वो किसी के पड़ोसी होते हैं, किसी के दोस्त होते हैं, किसी के परिवार का हिस्सा होते हैं। इसलिए हर जीत पर्सनल लगने लगी। जब जमैका के खिलाफ ड्रॉ के साथ वर्ल्ड कप का टिकट पक्का हुआ तो पूरे द्वीप में जश्न शुरू हो गया। लोकल म्यूजिक और सड़कों पर उतरी भीड़ इस बात का सबूत थी कि ये सिर्फ फुटबॉल की उपलब्धि नहीं थी, ये राष्ट्रीय पहचान को पूरी तरीके से बदलने वाला मोमेंट था। दिलचस्प बात यह थी कि एडिडास ने भी उनके लिए वर्ल्ड कप किट तैयार नहीं की थी, क्योंकि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये टीम जो है वो क्वालिफाई कर लेगी, लेकिन उन्होंने दुनिया को चौंका दिया। यही कारण है कि आज क्यूरासाओ की कहानी वर्ल्ड कप की सबसे खूबसूरत कहानियों में गिनी जा रही है। अब चलते हैं अटलांटिक महासागर की तरफ, जहां स्थित है केप वर्द या फिर काबो वर्द नाम का एक देश। 10 द्वीपों वाले इस अफ्रीकी देश की आबादी करीब 6 लाख है, यानी भारत के कई जिलों से भी कम आबादी। लेकिन 2026 वर्ल्ड कप में ये देश भी क्वालिफाई कर चुका है। इसकी कहानी भी कुछ हद तक क्यूरासाओ जैसी है। यहाँ भी प्रवासी आबादी ने टीम को वर्ल्ड कप में पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। पोर्टुगल, फ्रांस, नेदरलैंड्स और दूसरी यूरोपीय देशों में बसे केप वर्द मूल के प्लेयर्स ने नेशनल टीम को बेहतर बनाया। यही वजह है कि उनकी टीम में कई प्लेयर्स विदेशों में पैदा हुए और वहीं उनकी ट्रेनिंग भी हुई। लेकिन जब नेशनल टीम की बात आई तो उन्होंने केप वर्द को चुना। इसी मॉडल ने छोटे देश को बड़े सपने देखने का साहस दिया। केप वर्द के वर्ल्ड कप पहुंचने की यात्रा भी आसान नहीं थी। अफ्रीकी फुटबॉल में नाइजीरिया, मोरक्को, मिस्र, सेनेगल और कैमरून जैसी फुटबॉल पावर हाउस के बीच जगह बनाना बेहद कठिन माना जाता है। लेकिन केप वर्द ने लगातार 7 क्वालिफाइंग मुकाबले जीतकर दुनिया भर को चौंका दिया। उनके कोच पेद्रो रेताओ, जिन्हें लोग बूबिस्ता के नाम से जानते हैं, उन्होंने साफ कहा कि उनकी टीम दुनिया को दिखाना चाहती है कि छोटे देश होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। उनके लिए वर्ल्ड कप सिर्फ पार्टिसिपेशन नहीं बल्कि पहचान बदलने का स्टेज है। यही कारण है कि वहां का प्रवासी समुदाय इस उपलब्धि को अपनी पहचान बदलने वाला मोमेंट भी मान रहा है। जिस देश की आबादी दिल्ली के कई इलाकों से भी कम है, वहां अब स्पेन और उरुग्वे जैसी टीमों के खिलाफ खेलने की तैयारी चल रही है। तो फिर सवाल आता है कि अगर क्यूरासाओ और केप वर्द जैसे देश ये कर सकते हैं तो भारत क्यों नहीं कर सकता? आखिर भारत की आबादी तो इन दोनों देशों को मिलाकर भी सैकड़ों गुना ज्यादा है, लेकिन यही आबादी वाला तर्क यहाँ कमजोर हो जाता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में फुटबॉल कुछ ही एरिया या फिर स्टेट्स में सही से खेले जाते हैं। प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर्स का बड़ा हिस्सा सिर्फ कुछ राज्यों से आता है, जैसे कि मणिपुर, मिजोरम, गोवा, पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल जैसे इलाके। और यही सबसे बड़ा अंतर है। क्यूरासाओ और केप वर्द ने अपनी कम आबादी को कभी भी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने दुनिया भर में फैले अपने लोगों को एक साथ इकट्ठा किया, प्रोफेशनल ढांचा बनाया, प्लेयर्स को बेहतर माहौल दिया और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक क्लियर प्लानिंग बनाई। भारत के पास प्लेयर्स हैं, संसाधन भी है और दर्शक भी हैं, लेकिन टैलेंट की पहचान, उनका डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटी अभी भी कम है। यही वजह है कि भारत एशियन कप तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल करता है, जबकि कुछ लाख आबादी वाले देश वर्ल्ड कप में जगह बना लेते हैं। क्यूरासाओ और केप वर्द की कहानी सिर्फ फुटबॉल की कहानी नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जो कहती है कि सपने आबादी से तय नहीं होते। दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग स्टेज पर पहुंचने के लिए जरूरी है सही प्लानिंग, सही लीडरशिप और कॉन्फिडेंस। एक देश में सिर्फ 1,56,000 लोग हैं, दूसरे में करीब 6 लाख, लेकिन दोनों वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। दूसरी तरफ भारत अब भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है।